वाली है। सूर्य के साथ बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा दूसरे तारों के साथ होता है। धीरे धीरे इसके अंदर मौजूद हाइड्रोजन खत्म होने लगेगी। इसके साथ ही ये ठंडा होता जाएगा और ये एक रेड जाइंट में तब्दील हो जाएगा। ये इतना ज्यादा बड़ा हो जाएगा कि अपने आसपास के प्लैनेट्स को ये पूरी तरह से अपने अंदर समा लेगा। इसके बिलियन ईयर्स के बाद ये एक नेबुला में बदल जाएगा, जिन्हें हबल टेलीस्कोप की मदद से आज हम ऑब्जर्व करते हैं। हमारा इतना बड़ा सूर्य एक व्हाइट ड्वार्फ में बदल जाएगा, अपने पहले के साइज से कहीं ज्यादा छोटा। सूर्य और उसके जैसे दूसरे तारे कुछ ऐसी ही लाइफ जीकर अंत में मर जाते हैं, लेकिन हमारा सूर्य बहुत ही यूनिक स्टार है। इसलिए नहीं कि इसके अराउंड एक हैबिटेबल प्लैनेट मौजूद है, बल्कि इसलिए क्योंकि इसका कोई भाई या बहन मौजूद नहीं है। यानी सूर्य एक बाइनरी सिस्टम के स्टार्स में नहीं गिना जाता। हमारी गैलेक्सी में मौजूद करीब आधे स्टार्स बाइनरी फॉर्मेशन में ही मौजूद हैं। तो अब क्या होते हैं बाइनरी स्टार्स और उनकी लाइफ साइकिल कैसी दिखती है? क्या बाइनरी स्टार्स के इर्द गिर्द भी हैबिटेबल प्लैनेट्स का जन्म हो सकता है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बाइनरी स्टार्स की लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों होती है। तो वीडियो भी टेलीस्कोप की मदद से रात के आकाश को देखा होगा तो अलग अलग तरीकों के स्टार्स को जरूर ऑब्जर्व किया होगा। उन्हें देखकर लगता है जैसे हर एक स्टार एक दूसरे से कहीं ज्यादा दूर स्थित है, लेकिन असल में आधे से ज्यादा स्टार्स दो या उससे ज्यादा के स्टार सिस्टम में जुड़े होते हैं और एक दूसरे को ही ऑर्बिट करते रहते हैं। इन मल्टीपल स्टार सिस्टम्स में सबसे कॉमन है बाइनरी स्टार सिस्टम। इसमें दो स्टार्स एक दूसरे को ऑर्बिट कर रहे होते हैं। ये स्टार्स कई सारे रूपों में आते हैं, जिनसे वैज्ञानिक इन्हें पहचानते हैं। कुछ लोगों का तो ये तक मानना है कि हमारा सूर्य भी एक बाइनरी स्टार सिस्टम को फॉलो करता है। बाइनरी स्टार्स बेसिकली दो स्टार्स होते हैं जो एक कॉमन सेंटर ऑफ मास को ऑर्बिट करते हैं। इन स्टार्स में जो तारा सबसे ज्यादा ब्राइट होता है उसे प्राइमरी स्टार कहा जाता है। वहीं जो स्टार थोड़ा मध्यम ब्राइटनेस का होता है उसे सेकेंडरी स्टार कहा जाता है। प्राइमरी को ज्यादातर स्टार ए नाम से और सेकेंडरी को स्टार बी नाम से डिनोट किया जाता है। कुछ ऐसे बाइनरी स्टार्स भी हमने खोजे हैं जिनकी ब्राइटनेस ऑलमोस्ट इक्वल है। जो भी व्यक्ति इस तरह के स्टार्स की खोज करता है वो अपने मन मुताबिक इनका नाम रख सकता है। आप भी अगर कोई न्यू और यूनिक बाइनरी स्टार खोजते हो तो आप भी उसे अपना कोई पसंदीदा नाम दे सकते हो। शायद इसीलिए भी आपने देखा होगा कि स्टार्स के प्रेमी अपने घर के टेरेस पर टेलीस्कोप लगाते हैं। वो ऐसे ही यूनिक स्टार्स खोजना चाहते हैं और उन्हें अपना नाम देकर अमर होना चाहते हैं। बाइनरी स्टार्स को हम उनके ऑर्बिट के बेसिस पर अलग अलग क्लासिफाई कर सकते हैं। पहले टाइप के तारे हैं वाइड बाइनरीज। इन स्टार्स के ऑर्बिट कुछ इस तरह से होते हैं कि ये दोनों ही तारे एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं। ये दोनों ही स्टार्स एक दूसरे से अलग अलग होकर रिवॉल्व करते हैं और कोई स्टार दूसरे स्टार पर इम्पैक्ट नहीं करता। माना जाता है कि कभी इन स्टार्स के सिस्टम के पास एक तीसरा स्टार भी था जो इन दोनों स्टार्स को दूर दूर रखता था, लेकिन फिर बाद में वो इस सिस्टम से जबरदस्ती बाहर निकल गया और इन दोनों स्टार्स को और बाहर की तरफ पुश करके चला गया। दूसरे टाइप का सिस्टम है क्लोज बाइनरीज। क्लोज बाइनरीज में रहने वाले स्टार्स एक दूसरे से क्लोज होते हैं और एक दूसरे से अफेक्ट होकर रिवॉल्व करते हैं। जैसे कि ये स्टार्स अपने मास को एक दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हैं। मोस्टली देखा जाता है कि इस सिस्टम में प्राइमरी स्टार अपने सेकेंडरी स्टार के मास को चुरा लेता है। कभी कभी तो इन प्राइमरी स्टार्स का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा होता है कि वो सेकेंडरी स्टार को पूरी तरह से अपने अंदर समा लेता है। बाइनरी स्टार्स की एक और खास बात ये है कि उन्हें टेलीस्कोप से कैसे खोजा गया है उस बेसिस पर भी क्लासिफाई किया गया है। जैसे कि विजुअल बाइनरीज, ये ऐसे दो स्टार्स होते हैं जिनके बीच की दूरी इतनी होती है कि उन्हें टेलीस्कोप से देखा जा सकता है। इन्हें आप अच्छी क्वालिटी के बाइनोकुलर्स की सहायता से भी देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो स्टार्स आपको आज आकाश में दिख रहे हैं उनमें 5 से 10% के स्टार्स विजुअल बाइनरीज ही होते हैं। कुछ ऐसे स्टार्स भी होते हैं जो टेलीस्कोप की सहायता से बहुत पास दिखते हैं। वैज्ञानिक इन स्टार्स से निकलने वाली लाइट की वेवलेंथ को ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद ही उनके बाइनरी नेचर को कंफर्म किया जाता है। इन्हें स्पेक्ट्रोस्कोपिक बाइनरीज कहा जाता है। जैसे कभी कभार चांद हमारी धरती और सूर्य के बीच में आकर एक्लिप्स यानी ग्रहण करता है, उसी तरह कुछ बाइनरी स्टार्स भी ऐसा करते हैं। ऐसे स्टार्स के ऑर्बिट इस एंगल पर होते हैं कि पृथ्वी से देखने पर एक स्टार दूसरे स्टार के सामने से गुजरता है, जिससे एक्लिप्स बनता है। इन्हें एक्लिप्सिंग बाइनरीज कहते हैं। ये फीचर पूरी तरह से हमारे देखने के नजरिए से ही बना है। स्टार्स को मोस्टली हम पृथ्वी से ही देखते हैं,
लेकिन अगर स्पेस से देखें तो जरूरी नहीं कि ये एक एक्लिप्स में ही दिखाई देंगे। एस्ट्रोमेट्रिक बाइनरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप के स्टार्स होते हैं। पहली बार इन्हें ऑब्जर्व करने पर ऐसा लगता है जैसे ये खाली स्पेस में अकेले घूम रहे हैं। इसके पार्टनर स्टार के बारे में हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। इसके साथ जो दूसरा स्टार होता है वो इतना डिम ब्राइटनेस का होता है कि उसे आंखों से देखना मुश्किल होता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि ऐसे सिस्टम का प्राइमरी स्टार इतना ज्यादा ब्राइट होता है कि वो अपने सेकेंडरी स्टार को पूरी तरह से छुपा लेता है। सबसे पहले बाइनरी स्टार्स जो डिस्कवर हुए थे वो विजुअल बाइनरीज टाइप के हुए थे और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्हें सबसे पहली बार साल 1617 के दशक में गैलीलियो गैलीली ने डिस्कवर किया था। अब इस तरह के तारे कैसे बनते हैं उसके कई पॉसिबल जवाब हो सकते हैं। सबसे पहला तो ये कि स्टार्स गैलेक्सी में इधर उधर ट्रेवल करते रहते हैं। कभी कभार एक स्टार अपने पास से गुजर रहे स्टार को ग्रेविटेशनल फोर्स से कैप्चर कर लेता है, लेकिन ये बात भी सच है कि ये बहुत ही ज्यादा रेयर मूवमेंट है जिसे सिर्फ लक से ही कोई इंसान लाइव ऑब्जर्व कर सकता है। लेकिन कॉमनली बाइनरी स्टार्स ऐसे नहीं बनते। आप जानते ही होंगे कि तारे स्पेस में मौजूद डस्ट और गैस से बनते हैं। ये गैस और डस्ट का कंपोजिशन जब एक पर्टिकुलर जगह पर ज्यादा होने लगता है तब वो ग्रेविटेशनल फोर्स से और ज्यादा गैस और डस्ट अपने अंदर लेने लगता है। इवेंचुअली ये ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है कि ये स्टार में तब्दील हो जाता है। इसी प्रोसेस के दौरान ही कभी कभी तारे डिवाइड हो जाते हैं और बाइनरी स्टार में बदल जाते हैं। अब ये सवाल उठता है कि क्या हमारा सूर्य भी एक बाइनरी स्टार है? अगर हाँ तो इसका साथीदार वाला स्टार कौन सा है? 1980s में वैज्ञानिकों ने सजेस्ट किया था कि नेमेसिस नाम का एक तारा सूर्य का सेकेंडरी स्टार हो सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों का ये भी कहना था कि इसी की वजह से पृथ्वी पर एक पीरियड के बाद मास एक्सटिंक्शंस हुआ करते थे। पैलियोंटोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं कि हमारी पृथ्वी एक 26 मिलियन ईयर साइकिल पर चलती है। हर 26 मिलियन सालों के बाद पृथ्वी पर मास एक्सटिंक्शन होता है और इसकी वजह शायद नेमेसिस स्टार ही है। साल 2010 में नासा के वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर ने ऐसे स्टार को खोजना शुरू किया और ये सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम में ही इसे नहीं खोज रहा बल्कि दूर दूर की जगहों पर भी अलग अलग स्टार्स को ऑब्जर्व कर रहा है। बदकिस्मती से अभी तक सूर्य के किसी भी कंपेनियन स्टार को हम खोज नहीं पाए हैं। करीब 980 प्रकाश वर्ष दूर हमें एक बाइनरी स्टार सिस्टम मिला है और उसके आसपास के डस्ट और गैस के स्ट्रक्चर्स इतने ज्यादा बेहतरीन हैं कि पूछिए ही मत। इन्हें स्टडी करके हम ये बता सकते हैं कि कैसे हार्श और कड़े एनवायरनमेंट में भी प्लैनेटरी सिस्टम्स जैसे कि हमारे सोलर सिस्टम का जन्म होता है। करीब 30 सालों से वैज्ञानिकों का एक इंटरनेशनल ग्रुप इन दो स्टार्स को ऑब्जर्व कर रहा है जो एक दूसरे को ऑर्बिट करते हैं। एक न्यू स्टडी कहती है कि इन दोनों स्टार्स के अराउंड में गैस और डस्ट की एक डिस्क है। ये बाइनरी स्टार SVS13 अभी अपने शुरुआती फेज में है। अब जैसा कि हम जानते ही हैं कि स्टार्स के अराउंड ही प्लैनेट्स भी फॉर्म होते हैं। अगर प्लैनेट फॉर्मेशन के मॉडल की माने तो उसका कहना है कि स्टार बनने के बाद जब उसके रिमेनिंग डस्ट और गैस पार्टिकल्स बच जाते हैं तब वो मिलकर प्लैनेट को फॉर्म करते हैं। लेकिन ऐसे ज्यादातर मॉडल्स सिंगल स्टार को लेकर ही बनाए जाते हैं। याद रखिए हम बाइनरी स्टार सिस्टम की बात कर रहे हैं जो कि दो तारों का ग्रुप है। बदकिस्मती से हम ये नहीं जानते कि इन ट्विन स्टार सिस्टम्स के अराउंड प्लैनेट्स का जन्म कैसे होता है। जाहिर सी बात है कि जो भी प्लैनेट बनेगा उन पे दोनों ही स्टार्स का ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। इस इक्वेशन से तो इन स्टार सिस्टम्स में प्लैनेट्स फॉर्म ही नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर भी इनमें प्लैनेट्स फॉर्म हो जाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में मौजूद यूके एल्मा रीजनल सेंटर के रिसर्चर्स ने कहा है कि SVS13 का जो बाइनरी सिस्टम हमने ऑब्जर्व किया है उसमें दोनों ही स्टार्स के अराउंड अलग अलग एक गैस और डस्ट की बड़ी डिस्क है जिसमें प्लैनेट्स फॉर्म होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, दोनों ही स्टार्स के चारों तरफ भी गैस और डस्ट की एक बहुत बड़ी डिस्क बन रही है। आउटर डिस्क एक स्पाइरल स्ट्रक्चर का है जो स्टार्स के डिस्क को मैटर खिलाकर उसे बड़ा कर रहा है। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि आउटर डस्ट की जो डिस्क है वो एक मदर डिस्क है जो अपने अंदर के दोनों स्टार्स के डिस्क को अपने बच्चों की तरह खाना खिला रही है और उनमें प्लैनेट्स फॉर्म करने में सहायता कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि भविष्य में इन तीनों ही जगहों पर प्लैनेटरी सिस्टम्स फॉर्म होंगे। अब आखिरी सवाल ये बचता है कि बाइनरी स्टार्स की लाइफ साइकिल कैसी दिखती होगी। ये कहना गलत नहीं होगा कि हर एक स्टार अपनी लाइफ में एक रेड जायंट में तब्दील होता है।
इसके साथ ही ऐसा होने पर वो अपने आसपास के प्लैनेट्स को अपने अंदर समेट लेता है। बाइनरी स्टार्स में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक या दोनों तारे साथ में रेड जाइंट में तब्दील हो जाते हैं। अब जो स्टार पहले रेड जाइंट बनता है वो दूसरे स्टार को अपने अंदर खींचकर खा जाता है। लेकिन जब दोनों ही तारे साथ में रेड जाइंट बनने लगते हैं तब दोनों ही एक दूसरे के और ज्यादा क्लोज आकर ऑर्बिट करने लगते हैं। वो एक एनवेलप बना लेते हैं। पास आने की वजह से दोनों स्टार्स में फ्रिक्शन पैदा होने लगता है, जिस वजह से न केवल गर्मी बनती है पर स्टार्स के घूमने की स्पीड भी कम हो जाती है। अब